वो युवा पीढ़ी जिसे अब तक नकारा, आलसी और कामचोर कहा गया, आज वही नेपाल की तकदीर बदल रही है। जनता के दबाव ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। संसद और पीएम हाउस तक आग के हवाले कर दिए गए। मंत्री सड़कों पर जनता के गुस्से का शिकार हुए। पर असली सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ सोशल मीडिया बैन की वजह से हुआ या इसके पीछे कोई और गहरी चाल, कोई डीप स्टेट की परत छुपी हुई थी? 8 सितंबर 2025 काठमांडू। हजारों छात्र स्कूल और कॉलेज यूनिफॉर्म में हम ही नेपाल एनजीओ के साथ शांतिपूर्ण मार्च निकालते हैं। मैतीघार मंडला से लेकर संसद भवन तक जुलूस बढ़ा। पुलिस ने पानी की बौछार, आंसू गैस और रबर की गोलियां चलाईं। लेकिन हालात इतने बिगड़े कि प्रदर्शनकारी संसद परिसर तक घुस गए। इसके बाद चली असली गोलियां। 19 लोगों की मौत हुई, 400 से ज़्यादा घायल हो गए। इनमें एक 12 साल का बच्चा भी शामिल था। कर्फ्यू लगाने के बावजूद लोग सड़कों पर उतरे। काठमांडू से शुरू हुआ आंदोलन पोखरा, बटवाल, भरतपुर और तमक तक फैल गया था। और सच तो ये है कि गुस्सा सिर्फ बैन पर नहीं था। असली वजह थी लगातार बढ़ता भ्रष्टाचार, नौकरी की कमी और नेताओं की जमकर पैरवीबाजी। 2023 में सरकार ने नियम बनाया, हर सोशल मीडिया कंपनी को नेपाल में लोकल रजिस्ट्रेशन करना होगा। टिकटॉक ने किया, लेकिन बाकी बड़ी कंपनियों ने इनकार कर दिया। नतीजा, सुप्रीम कोर्ट ने बैन की इजाज़त दे दी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर सब बैन हो गए। जनता का आरोप था सरकार ने ये कदम सिर्फ इसलिए उठाया ताकि भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाले वीडियोस दब जाए, क्योंकि मंत्री और उनके बच्चे की आलीशान ज़िंदगी सोशल मीडिया पर सब देख रहे थे। इसी बीच 2024 तक हर 5 में से एक युवा बेरोजगार था, यानी अनएम्प्लॉयमेंट 21% तक पहुंच गया। नौकरी के मौके इतने कम कि हजारों नेपाली युवक रूस यूक्रेन युद्ध में लड़ने चले गए। 2024 तक करीब 15,000 नेपाली सैनिक विदेश की लड़ाई का हिस्सा बन चुके थे। दूसरी ओर टिकटॉक पर #नेपोकिड्स ट्रेंड कर रहा था, क्योंकि नेताओं के बेटे बेटियों डिज़ाइनर कपड़ों में वीडियोस बना रहे थे। और सवाल ये है, क्या ये सब केवल युवाओं का गुस्सा था या इसके पीछे किसी और की योजना? कई राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं ये डीप स्टेट ऑपरेशन हो सकता है। नेपाल का अस्थिर होना किसके फ़ायदे में है, चीन या अमेरिका? वीडियो में आपने 2 शब्द जरूर सुना, जेन जी और डीप स्टेट। यो है डीप स्टेट। ये शब्द उस छिपी हुई सत्ता के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी देश के सिस्टम में पर्दे के पीछे से फैसला लेती है। कभी ये सेना, कभी खुफिया एजेंसियाँ, कभी बड़े उद्योगपति या अंतर्राष्ट्रीय लॉबी होती है। सरकार सामने दिखती है, लेकिन असली धक्का अक्सर डीप स्टेट से मिलता है। कहा जाता है कि ये ताकतें नीतियाँ बनवाती हैं, नेताओं को हटवाती हैं और देश का रुख बदल देती, बिना जनता को पता चले। जेन जी का मतलब है जनरेशन जेड। ये वो लोग हैं जो लगभग 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए। इनकी परवरिश मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में हुई। यही वजह है कि ये जनरेशन तेज, टेक सेवी और अक्सर बोल्ड मानी जाती है। जहां पुरानी पीढ़ियां बदलाव से डरती हैं, वहीं जेन जी उसे चुनौती मानकर अपनाती है। राजनीति से लेकर पॉप कल्चर तक ये अपने विचार बेबाकी से रखते हैं। ये प्रोटेस्ट करप्शन के लिए है। हम सब लोग अब जागरूक हो चुके हैं कि अब नहीं सह पाएगा। अब जो होगा अब युवा पुस्ता करेगा। हम लोग को ये बूढ़ा लोग नहीं चाहिए। अब जो देश चलाएगा वो युवा लोग चलाएगा। देश के संसद को जलाना ये आम बात नहीं थी, क्योंकि ये जिसने भी किया उसको वहाँ के गैस पाइपलाइन और फायरिंग इक्विपमेंट्स के बारे में सब कुछ पता था। और अगर आप खुद सोचो तो आम आदमी के लिए ये बहुत ही मुश्किल काम है। इसमें किसी एक्सपर्ट का काम था, और इस घटना से सबक भारतीयों को भी लेनी चाहिए। यहाँ पे सच जो किताबों में नहीं मिलती वही डिकोड होगी। यहाँ मिलेगा आपको मिस्ट्री, पॉलिटिक्स, रॉ की ऑपरेशंस और वो सच जो हेडलाइन से आगे है। अगर आप सोचने की हिम्मत रखते हैं तो ये सफ़र आपका है। सब्सक्राइब कीजिए और सच का अगला पन्ना खोलते हैं साथ मिलके।